गयासुद्दीन तुगलक के शुरू करने के पहले खिलजी डायनेस्टी के समापन किया जाना जरूरी है। हेलो सुहानी मिनट में। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे निर्माण कार्य भी किए थे, जिसको हम स्पेशली पढ़ेंगे जो सल्तनत कालीन वास्तुकला में अलग से। हेलो अभिलाषा, जेआरएफ हो गया फिर भी आती हो क्लास में। 1311 ईस्वी में कुतुब मीनार के पास इन्होंने अलाई दुर्ग का निर्माण किया, जिसके अभी भग्नावशेष ही बचे, खंडहर ही बचे। इसका एक और नाम है कुश्क ए शीरी। आप लोगों में से शायद किसी को पता हो कि ये दूसरा कुतुब मीनार बनवाना चाहता था, और कुतुब मीनार के ही जस्ट बगल में उसकी आधारशिला भी रखी थी, जिसको अलाई मीनार कहते थे, और इसकी ऊंचाई कुतुब मीनार से दोगुनी करना चाहता था, लेकिन अलाई मीनार का एक ही मंजिल बनवा पाया था, जिसकी मृत्यु हो गई दिल्ली में ही निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के बगल में। अच्छा, सब्सक्रिप्शन मिल गया, वेरी गुड। नेट के पेपर में तो अपीयर होना नहीं है तुमको, वो तो हो गया जेआरएफ। हेलो नीतू, संदीप, कृतिका, एकता, सोनिया। निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के बगल में जमायत खाना मस्जिद। और दिल्ली में 1000 खंभों वाला महल, जिसे कहते हैं 1000 सितून, 1303 ईस्वी में 3 मंजिला राजभवन का निर्माण किया इन्होंने। हेलो ज्योति, भारती, देव मित्रा। एक नया शहर भी बसाया, जिसके बारे में हमने पीछे बात की थी, सीरी। इसमें अभी सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम है दिल्ली में, 1303 में। बर्नी इसे ही कहता है नया नगर। और दिल्ली में एक तालाब बनाया, हौज खास। ये जेएनयू के बगल में ही है। मैं जब दिल्ली में था, जेएनयू में पढ़ता था, तो मेट्रो यहाँ तक जाती है, यहीं से मैं मेट्रो पकड़ता था, हौज खास मेट्रो स्टेशन। हेलो करणवीर। करता था हौज खास मेट्रो स्टेशन। हेलो करणवीर। जीवन के अंतिम दिनों में अलाउद्दीन खिलजी को बर्नी कहता है पेचिस हो गया। पेचिस जानते हो ना, इस्तिस्का। अमीर खुसरो कहता है इसको लीवर की प्रॉब्लम हो गई थी। इशामी लिखता है कि इसको भयंकर पेट में दर्द होता था, और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था इसने खिजर खां को। लेकिन खिजर खां देवल देवी के चक्कर में भोग विलास में ही रहता था। तो दरबार में 2 गुट बन गए, एक तो खिजर खां, इसका बेटा जो उत्तराधिकारी था, दूसरा मलिक काफूर। मलिक काफूर चूंकि योद्धा था और ये चाहता था अपना वर्चस्व, और खिजर खां का एक अलग गुट बन गया। इसके गुट में शामिल थे मलिकाए जहां, इसका भाई अलप खां। अलाउद्दीन जब बीमार पड़ा तो मलिक काफूर को दक्षिण से वापस बुला लिया। हेलो नेहा, मिली, सपना। तो मलिक काफूर को पता चल गया कि सुल्तान मरने वाला है। मलिक काफूर ने कहा कि आपकी जो सल्तनत है उसकी बर्बादी का कारण कोई और नहीं, आपका बेटा खिजर खां है। इसने जिंदगी में कुछ किया तो है नहीं, हमने और आपने मिलकर के इतनी बड़ी सल्तनत खड़ी की है, और ये बस भोग और विलास कर रहा है, इसके पास कोई योग्यता नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर ने बताया कि
खिज़र खां बर्बाद कर देगा सब कुछ। और अलाउद्दीन खिलजी को इस बात पे यकीन भी हो गया कि सही कह रहा है। अलफ खां मुख्य षड्यंत्रकारी था। अलाउद्दीन खिलजी की तबीयत और बिगड़ गई कि जब देखा कि अपना ही बेटा गड़बड़ है। बीच में मलिक काफूर ने अलफ खां की हत्या कर दी और मल्लिका जहां को मलिक काफूर ने किले में कैद कर लिया, पुराने किले में। चित्तौड़ स्वतंत्र हो चुका था। इन्हीं परिस्थितियों में 1316 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी का निधन हो गया। दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर उसके मकबरे में दफना दिया गया। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के नाबालिग बेटे शिहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बिठाया और खुद शासन करने लगा, उसका संरक्षक बनकर के। यह शिहाबुद्दीन उमर बेटा था अलाउद्दीन की एक पत्नी झत्यापाली का। और झत्यापाली किसकी बेटी थी? रामचंद्र की बेटी थी। अलाउद्दीन के देवल देवी से एक और बेटा था, उसका नाम था मुबारक। मलिक काफूर ने सोचा कि शिहाबुद्दीन उमर को कंटिन्यू करना है तो मुबारक को मारना जरूरी है। सुल्तान के जो निजी अंगरक्षक थे, जिन्हें पायक कहते थे, पायकों को बहुत सारा धन देकर के मुबारक को मारने के लिए मलिक काफूर ने भेजा। मुबारक खान ने इन पायकों को दोगुना पैसा देकर के अपनी ओर मिला लिया। मलिक काफूर ने पायकों को 1 लाख दिनार दिया था, मुबारक ने पायकों को 10 लाख दिनार दिए और कहा कि जाकर के मलिक काफूर को मारो। इन पायकों ने उसी रात मलिक काफूर को मार डाला। अब मलिक काफूर की जगह खाली हो जाती है और उस जगह मुबारक खिलजी को नियुक्त कर देते हैं अमीर, शिहाबुद्दीन उमर का संरक्षक। अब मुबारक खिलजी ने एक षड्यंत्र किया कि शिहाबुद्दीन उमर को रास्ते से हटाया जाए और इसने शिहाबुद्दीन उमर को अंधा करके ग्वालियर के किले में बंद करवा दिया। और इस तरह से मुबारक खिलजी उपाधि धारण करता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की और गद्दी पर बैठता है। चलो गीता। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के बाद ये डायनेस्टी अभी थोड़ी दूर तक चलती है। 1 मिनट में इसकी स्लाइड को अपलोड करता हूँ।
नहीं, क्षमा करो, भूल जाओ, गयासुद्दीन की नीति थी। जलालुद्दीन इसकी बहुत ज्यादा कोई उपलब्धि खास है नहीं, कुछ कुछ उपलब्धि है। खासकर 3 मुख्य बातें हैं। पहली, किसने अलाउद्दीन खिलजी के सारे जो भी कठोर आदेश थे उनको रद्द कर दिया। दूसरी, स्वयं को इसने खलीफा घोषित किया, क्योंकि मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता है। ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान थे। और उपाधि ली अल इमाम उल इमाम की। एक और इसकी उपाधि मिलती है उल वासिक बिल्लाह। एक अलग उपाधि मिलती है खिलाफत उल्लाह। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका ही सेनापति था खुसरो मलिक, खुसरो शाह। ये हिंदू मुसलमान था, मतलब पहले हिंदू था, बाद में धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बना था। तो मुबारक शाह की इसने हत्या कर दी, खुसरो शाह ने, और किस दिन के लिए सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इसकी उपाधि थी पैगंबर का सेनापति। खुसरो शाह के विरुद्ध षड्यंत्र हुए, क्योंकि ये हिंदू और कन्वर्टेड मुस्लिम था, तो योजना बनाएगी खुसरो शाह को समाप्त किया जाए। तो नारे लगाए गए कि ये इस्लाम का शत्रु है। मुबारक शाह और खुसरो शाह के बीच अवैध संबंधों की भी जानकारी मिलती है। और इस्लाम खतरे में है, ये नारा लगाने वाला था पश्चिमोत्तर सीमा का गाजी मलिक। गाजी मलिक तुगलक। मुबारक शाह के बारे में बर्नी यह भी लिखता है कि कभी कभी औरतों के कपड़े पहन के नग्नावस्था में ये आ जाता है दरबार में। खुसरो शाह को गाजी मलिक मार करके इस्लाम की रक्षा के लिए एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसे तुगलक वंश कहते हैं, और उपाधि धारण करता है गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के 8 शासकों ने सर्वाधिक समय तक शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। तो अब आगे हम बात करेंगे तुगलक, खासकर गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में। गयासुद्दीन तुगलक मुबारक शाह के टाइम में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का मुखिया था। इस सीमा प्रांत का मुखिया था। और यहां से ये सीधे दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। ये गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है, दिल्ली में आज भी है, तुगलकाबाद में। और इस वंश में कुल 8 शासक हुए, तुगलक डायनेस्टी। गयासुद्दीन तो संस्थापक है। मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह, गयासुद्दीन तुगलक शहादती, अबू बकर नासरुद्दीन मोहम्मद शाह,
अलाउद्दीन सिकंदर शाह, और 8वां है नासरुद्दीन महमूद। हाँ, जिसने, हाँ सही कह सकते हो। कुछ और भी तथ्य हैं, जिससे दिल्ली सल्तनत पर राज्य करने वाला ये अंतिम तुगलक वंश था, सॉरी अंतिम तुर्क वंश। और इसके बारे में कई स्रोत हैं, जैसे तुगलकनामा। अमीर खुसरो लिखता है कि तुगलक कोई जाति नहीं है, व्यक्तिगत नाम था। इब्न बतूता इनको तुर्किस्तान का बताता है। मिर्जा हैदर तारीख फिरोज शाही में इन्हें चगताई मंगोल बताता है। मार्को पोलो कहता है इनकी माताएं भारतीय हुआ करती थी। और ऐसे प्रश्न आते हैं, दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम तुर्क वंश तुगलक था। तुर्कों का स्थान आगे सैयदों ने ले लिया था। बिल्कुल सही। अब इस मानचित्र में हम देख सकते हैं कि कैसे दिल्ली सल्तनत की सीमाएं बदली। मामलुक डायनेस्टी ने गुलाम वंश के समय में ये सीमा थी, खिलजी डायनेस्टी में ये। तुगलक डायनेस्टी में हम देख सकते हैं कि पूरा का पूरा लगभग साउथ इंडिया इनके आधिपत्य में। और फिर डिक्लाइन होता है, लोधी डायनेस्टी में बिल्कुल नॉर्दर्न इंडिया तक ही सिमट के रह जाता है। सैयद तुर्की नहीं थे। तुर्की एक जाति है, वो सैयद जाति ही है, उनकी अलग जाति। तुर्क एक अलग जाति। सैयदों का तो कोई मैप, बहुत छोटा सा साम्राज्य था, नॉन सिग्निफिकेंट डायनेस्टी है। ये फारसी में लिखी गई है चचनामा। सॉरी, हाँ फारसी में अनुवाद, अरबी में लिखी गई। अल कूफी ने 13वीं शताब्दी में इसको फारसी में अनुवाद किया था। तो तुमको जब पता है तो क्यों पूछ रही हो? मैंने गलत बता के टेस्ट किया कि तुमको पता है कि नहीं पता। मेरा ही टेस्ट लेने लगते हो। तो चलिए गयासुद्दीन तुगलक को कंटिन्यू करते हैं। जन्म से भारतीय थे, भारत में ही पैदा हुए थे। गाजी इनकी उपाधि यानी धर्म योद्धा। इसकी माता जाट हैं, हिंदू, और पिता की ओर से तुर्क था। दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने काफिरों का घातक यानी गाजी की उपाधि हासिल की।
अमीर खुसरो ने लिखा है कि जलालुद्दीन खिलजी का एक अंगरक्षक हुआ करता था बहुत पहले। अलाउद्दीन ने इसको सीमा रक्षक बनाया था और इकबाल मंदा नाम के मंगोल आक्रमणकारी को इसने हराया था। फिर दीपालपुर और समाना का राज्यपाल इसको नियुक्त किया गया। नहीं, एक बार नेट एक बार जाओ, अभी तो मेरा वो एज ही नहीं है ना। समकालीन स्रोतों के अनुसार उसने मंगोलों पर 29 बार विजय प्राप्त की थी। अमीर खुसरो कहता है कि 18 बार, बर्नी कहता है 20 बार, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि विजय प्राप्त की थी। निम्नलिखित में से कौन तुगलकों का संबंध मंगोलों से जोड़ता है? अमीर खुसरो, मिर्जा हैदर, दोगलत, इब्न बतूता, मार्को पोलो। हेलो सीमा। भाग्यश्री, देखो ऑल इंडिया रैंक तो वो मुझे लग रहा है सर्टिफिकेट पे ही आएगा ना लिख के। ये साइंस का सिस्टम है। मुझे इस नए सिस्टम के बारे में ज़्यादा आइडिया है नहीं जो ऑनलाइन वाला है। आईआर एआईआर एप्लीकेबल है इसमें? कहाँ लिखा होता है? देखो भाई, मैंने जो पेपर दिया था ना वो सिर्फ ये चेक करने के लिए दिया था कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है, मुझे पता ही नहीं था। मेरा वहां पर कोई इरादा नहीं था रैंक प्राप्त करने का। एक्चुअली मैं तो पूरा पेपर भी नहीं कर रहा था, मैं तो आधा क्वेश्चन हो गया फिर मैं सोचा कि छोड़ो इसको, लेकिन फिर कहा कि बैठे बैठे क्या करेंगे तो बाकी करने लगा। ये जो इलाका है ये समाना और दीपालपुर का इलाका है। यहीं पर गाजी मलिक नियुक्त है। हाँ, निकलने नहीं देते इसीलिए तो। तुम्ही लोग की याद आ रही थी और किसकी याद आएगी? तो दिल्ली इसके साथ कई कीर्तिमान भी जुड़े हुए हैं।
मैंने एक पहचाना, एक मिल गया मुझे, फ्री क्लास लेता था, मेरे पीछे ही बैठा था। और उसने तो ऐसे रिएक्ट किया कि मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ। ये पहला सुल्तान है गयासुद्दीन तुगलक जो सर्वसम्मति से सुल्तान बना। कह रहा आपके लेसन ही देख करके मैं मैंने नहीं, उसने समझा कि मैं इन्विजिलेटर में एग्जाम करवाने आया, मैं नहीं, मैं करने आया हूँ। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है गयासुद्दीन तुगलक, जिसको अमीरों ने गद्दी पर बैठाया। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है गयासुद्दीन तुगलक, जिसने कहा कि मैं गद्दी पर बैठा हुआ अलाउद्दीन खिलजी का दास हूं, यानी अलाउद्दीन की कृपा से मुझे यह गद्दी मिली। नहीं, हेल्प तो नहीं मांगा, अरे मतलब गैप होता है, वो इधर मुंह था उसका, मेरा मुंह उधर था। इतना भी करीब नहीं बैठते हैं कि बातचीत हो सकती है। और एक तो कोविड की वजह से वो दो दो छोड़ के बैठते थे। तो इसके दो बेटे हैं। नहीं, एक ही बेटा है इसका, जूना खां। और इसको उपाधि इसने दी उलूग खां की। आपको शायद अंदाजा नहीं होगा, मैं दिन भर आप ही लोग के बारे में सोचता रहता हूँ। मतलब पर्सनली तो मैं जानता नहीं किसी को, लेकिन सोचता ये रहता हूँ कि क्या करें, कैसे करें, कैसे करें कि रिजल्ट 100% आए। हाउ टू इम्प्रूव द रिजल्ट। जूना खां जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान बनता है। चार और बेटे थे इनके। सोचने से किसी को क्या पता चलता है कौन क्या सोच रहा है। हाँ, वेरी गुड। बहराम, जफर, नुसरत और महमूद। जूना खां के अलावा चार बेटे और थे। बहराम खां को इसने किशलू की उपाधि दी। किशलू खां, पता नहीं किशलू में क्या बात थी। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि पुस्तकें और उनके लेखकों को सुमेलित करिए और कूट में से सही उत्तर दीजिए।
अब गयासुद्दीन तुगलक को गद्दी तो मिल गई, लेकिन उसके समक्ष चुनौतियां क्या क्या थी, इनको भी टैकल करना जरूरी था। कोई भी सुल्तान गद्दी पर बैठता है तो उसके समक्ष बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। सबसे पहली चुनौती तो थी कि सुल्तान पद की गरिमा को कैसे स्थापित करें। दूसरी चुनौती थी कि प्रांत में बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे, इनको कैसे रोकें। सिंध प्रांत अलग होने वाला था, इनको कैसे कंट्रोल करें। गुजरात में विद्रोह हो रहा था, राजपूताना, चित्तौड़, नागौर, जालौर, बंगाल, तिरहुत, जाजनगर, तेलंगाना, मावर, होयसल, ये सब विद्रोह कर रहे थे। राजकोष खाली, और राजस्व, कृषि, व्यापार, ये सब नष्ट हो गए। तो ये सब चुनौतियां थी जिनको इसको ठीक करना था। तथ्यों पर विचार करें और कोर्ट में से सही उत्तर दीजिए। गयासुद्दीन तुगलक ने सल्तनत के कानूनों का संग्रह करवाया। सर्वसम्मति से दिल्ली का सुल्तान बनने वाला प्रथम सुल्तान था। गाजी की उपाधि धारण की, और तुगलक ने मंगोलों को 24 बार युद्ध में हराया था। चौबीस बार मंगोलों को युद्ध में तो हराया ही था ना।
24 और 29 में। उलूग खां का टाइटल क्यों देते थे? उलूग खां पैगंबर के 4 सेनापतियों में से एक बहुत ही बहादुर सेनापति था। तो जो महान लोग होते हैं उन्हीं के नाम पे टाइटल दिया जाता है ना। कहते हैं ना अपने आप को दारा सिंह जैसा पहलवान समझते हो। तो गियासुद्दीन तुगलक के कार्य, पहला कार्य इसने ये किया कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी कानून प्रचलित थे उन कानूनों का संग्रह करवाया। और कहा कि अब कानून का राज्य चले, उसका राज्य नहीं चलेगा। और खुद को भी उसके अकॉर्डिंग ढाल लिया। बर्नी कहता है कि बहुत थोड़े दिनों में इसने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। जितनी भी जागीरें अवैध थी उन जागीरों को जब्त कर लिया। दिल्ली के संत थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया को थोड़ी सी जागीर दी थी खुसरो खां ने और 5 लाख टंका भी दिया था, दान में दिया था। और औलिया ने उसको दिल्ली की जनता की सेवा में लगा दिया। हाँ, निश्चित शरीयत से ही प्रभावित था। ₹5 लाख टंका लौटाने को निजामुद्दीन औलिया से इसने कहा। तो औलिया ने बोला कि भाई जनता की भलाई में लगा दी, लोग कहां से लौटाएंगे, दान कर दिए। अब इन दोनों के बीच होगी दुश्मनी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी जहां सैनिकों के प्रति बड़ा कठोर था, इसने सैनिकों के प्रति उदारता का व्यवहार किया। क्योंकि ये खुद सेनापति रह चुका था तो सैनिकों की प्रॉब्लम को समझता था। बर्नी कहता है कि ये सैनिकों के लिए माता पिता की तरह था। दाग और चेहरा को कठोरता से लागू किया। स्वयं अपने सैनिकों के वेतन रजिस्टर की ये जांच करता था। इसके अलावा सल्तनत काल में डाक प्रणाली और यातायात को पूरी तरह से व्यवस्थित करने का श्रेय इसको जाता है।
इसके टाइम के डाक प्रणाली और यातायात का विवरण देता है इब्न बतूता। इब्न बतूता आया तो था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भारत। इसके बारे में ये भी एक इंपॉर्टेंट तथ्य है कि सबसे पहले सल्तनत में नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने किया। और इतना ही नहीं, असहाय लोगों के लिए जीवन यापन का संघर्ष, जीवन यापन का प्रबंध ऑफिशियली इसने शुरू किया। आर्थिक व्यवस्था में जहां अलाउद्दीन खिलजी बहुत कठोर है, इसने मध्यम मार्ग अपनाया। खुद और मुकद्दम के जो अधिकार खिलजी ने छीन लिए थे, इनको वापस कर दिए। जब्ती प्रणाली के अलावा गल्ला बटाई, का सिस्टम इसने यूज किया। गल्ला बटाई को गल्ला बख्शी भी कहते हैं। ये गल्ला बख्शी क्या होती है? खेत के किस भाग से लगान कितना लेना है, इसकी निर्धारण की विधि। इसको 3 भाग में बांटते हैं: खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। जब खेत फसल में खड़ी हो तो अनुमान के आधार पर बांट लिया जाता है खेत बटाई। जब खेत की फसल गट्ठर के रूप में खलिहान में पड़ी हो, उसको कहते हैं लंक बटाई। और जब अनाज को बांटा जाता है, इसे कहते हैं रास बटाई। नहर निर्माण में ये पढ़ सकता, भारत में नहर निर्माण करने वाला पहला सुल्तान गयासुद्दीन माना जाता है। अलाउद्दीन ने ठेका सिस्टम शुरू किया था लगान वसूलने का। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नियम बनाया कि किसी भी सूरत में एक साल में लगान 1/10 से 1/11 से अधिक नहीं बढ़ेगा। अंधाधुंध लगान नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सिर्फ गयासुद्दीन तुगलक के अकाउंट में है। इसकी जो मध्य नीति है, मध्यम मार्ग है, इसको इतिहास बर्नी एक नया नाम देता है, रस्मे मियान। और एक श्रेष्ठ डाक व्यवस्था का इसने निर्माण किया। एक और बात पहली बार हुई दिल्ली सल्तनत में कि सबसे पहले किसी दक्षिण भारत राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया, इसी के टाइम में, वारंगल को। तो यहां तक बात समझ में आ गई। गुड, चलिए कुछ प्रश्न लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक सैनिकों के प्रति उदार था। वह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सफल सेनानायक रहा था।
कथन को ऐसे समझेंगे कि ये व्याख्या दोनों सही है, ये बात सही है, दोनों सही है। लेकिन ये व्याख्या है कि नहीं है, तो बीच में क्या लगाएँगे? क्योंकि। अगर ये क्योंकि इसमें सूटेबल बैठ रहा है, तो ये इसकी व्याख्या है। जैसे गियासुद्दीन तुगलक सैनिकों के प्रति उदार था क्योंकि वह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सफल सेनानायक रहा था। तो सफल सेनानायक रहा था, तो इसको सैनिकों के बारे में पता था, सैनिकों के गणित को जानता था, तभी तो उदार रहा। जिस चीज़ का जो अनुभव होगा जिसको, उसी के प्रति तो उदार रहेगा। अब हम आते हैं इसके सैन्य अभियानों पर। अब ये भूसा भरने वाला एपिसोड आएगा इधर। अगर ये क्योंकि सैटिस्फाई नहीं हो रहा है और ये दोनों सही है, तो होगा बी। सर्वाधिक प्रॉब्लम इसको मैंने बताया था कितने राज्य विद्रोह कर रहे थे, आपको अगर याद हो इस स्लाइड में, इसकी चुनौतियों के संदर्भ में। तो वारंगल का शासक प्रताप रुद्रदेव, अलाउद्दीन खिलजी के समय तो ये उसके अधीन था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बाद अपने आप को इसने स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो गयासुद्दीन ने जूना खां अपने बेटे को सेना लेकर के भेजा, और जूना खां एक बहुत बड़ी सेना लेकर के इस किले को 6 महीने तक घेरे रखा। रसद खत्म हो गया अंदर, तो प्रताप रुद्रदेव ने संधि का प्रयास किया, लेकिन जूना खां ने मना कर दिया। इसी समय किसी ने अफवाह फैला दी कि गयासुद्दीन तुगलक मर गया। अब जूना खां को वापस जाना पड़ा, अपना घेरा हटा करके दिल्ली। इसामी इसकी जानकारी देता है फुतुह सलातीन में कि उबैद नाम का एक ज्योतिषी था जिसने ये अफवाह उड़ाई थी। इसको सजा दी गई, फिर से वापस आया जूना खां वारंगल 1323 ईस्वी में। और फिर 5 महीने के लिए घेरा डाल दिया। और इसी के बाद प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्ती करने से मना कर दिया जूना खान ने, तो उसने सुसाइड कर लिया। तेलंगाना को दिल्ली सल्तनत के अधीन मिला लिया गया। यही था किसी भी दक्षिण भारत को पहली बार दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। तेलंगाना का नाम बदल करके रख देता है सुल्तानपुर। तेलंगाना के आसपास भी बहुत छोटे छोटे राज्य थे, जैसे गुट्टी, कुंत, बाबर। दूसरा है जाजनगर, उड़ीसा। तेरह सौ चौबीस ईस्वी में। यहाँ का शासक है भानुदेव। इसको जूना खान ने पराजित किया। जाजनगर में एक राजमुंदरी का अभिलेख मिला है। इसमें जूना खां को दुनिया का खान कहा गया है।
समाना का सूबेदार नियुक्त किया था तेजबाल गुरसाशु को, और मंगोलों ने आक्रमण किया इसी समय शेर मुगल के नेतृत्व में। दिल्ली पर तेजपाल गुरसाशु ने इस आक्रमण को रोक दिया। गुजरात भी मैंने बताया था विद्रोह किया था काफी। गुजरात का विद्रोही है मलिक शादी। मलिक शादी मारा गया, और अंतिम सैन्य अभियान है इनका बंगाल का। बंगाल में स्थिति अभी दूसरी थी। बलबन के बेटे आपस में उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रहे थे। बलबन के पोते, एक का नाम है गयासुद्दीन और दूसरे का नाम है नासिरुद्दीन। गयासुद्दीन बहादुर इसमें जीतता है और नासिरुद्दीन मांगता है सहायता गयासुद्दीन तुगलक से। सुल्तान ने दिल्ली की गद्दी जूना खां को दे दी और चला। लखनऊती बंगाल से कुछ सिक्के ऐसे मिले हैं जिसमें नासिरुद्दीन और गयासुद्दीन दोनों का नाम एक साथ अंकित। तो इससे यह संकेत मिलता है कि दोनों का संयुक्त शासन रहा होगा। बंगाल के जस्ट बगल में मिथिला है, बॉर्डर पे तिरहुत। गयासुद्दीन ने तिरहुत पर आक्रमण किया वापसी में, और यहाँ का शासक है हरिदेव जो जंगलों में भाग गया। और यहाँ का सूबेदार इन्होंने बनाया अहमद खां को। तो ये पहला अवसर है जब तुर्की सत्ता उत्तरी बिहार तक विस्तृत हो गई। तिरहुत को जीतने के बाद जब ये दिल्ली लौट रहा था तो दिल्ली के 6 किलोमीटर पहले ही अफगानपुर में लकड़ी के एक बहुत बड़े मंच पर इसको बिठाया गया और इसके स्वागत की व्यवस्था की गई। हाथियों का मार्च हो रहा था और महल गिर गया और सुल्तान दबके मर गया। कहाँ का सूबेदार बनाया था? अहमद खां को बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी बंगाल और बिहार में अभियान इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां पे प्रचुर मात्रा में धन की उम्मीद उसको नहीं थी। अलाउद्दीन को धन चाहिए ना। साउथ इंडिया के जो राज्य थे वो ज्यादा समृद्ध थे, बहुत समृद्ध थे। इब्न बतूता कहता है कि जो लकड़ी का मंच गिरा है बेसिकली जूना खां का षड्यंत्र था। वो मारना चाहता था कि ताकि गद्दी जल्दी मिल सके। इब्न बतूता अपने इस मत के पीछे प्रमाण ये देता है कि ये जो मंच था इसको बनाने का दायित्व दिया गया था अहमद इयाज को, और जैसे ही जूना खां सुल्तान बनता है वैसे ही अहमद इयाज को ख्वाजा जहां की उपाधि देता है और वजीर का पद दे देता है। इससे उसका संशय मजबूत हो जाता है। अफगान और दिल्ली के पास है। बदायूनी इब्न बतूता के विचारों का समर्थन करता है कि वाकई ये षड्यंत्र था, लेकिन फरिश्ता इसामी और बर्नी इसको दुर्घटना मानते हैं। बर्नी तो कहता है कि इस पर बिजली गिर गई इसलिए मंच गिर गया। बाद में याह्या बिन अहमद सरिंदी लिखता है कि देवताओं ने भवन को गिरा दिया दैवी प्रकोप से। लेकिन सूफी मानते हैं कि निजामुद्दीन औलिया को ये बहुत परेशान करता था।
इसकी वजह से ऐसा हुआ। अब निजामुद्दीन औलिया से परेशान क्यों रहता था? अपने आप को इसने प्रोजेक्ट किया था गाजी, मतलब धर्म का रक्षक। और निजामुद्दीन औलिया संगीत की सभाएं करते थे, समा। इस्लाम में संगीत हराम है। तिरहुत से लौट रहा था तो इसने अमीर खुसरो से आदेश भिजवाया कि जाके कह दो औलिया छोड़ दें दिल्ली। शेख औलिया ने जवाब दिया कि जाके कह दो कि दिल्ली अभी दूर है, इतनी जल्दी दिल्ली नहीं पहुंचेंगे। हनूज दिल्ली दूरस्त, और उसी के बाद कोलैप्स कर गया। तो इसकी कुछ निर्माण रचनाएं भी हैं। कुतुब मीनार के पूरब में एक नगर बसा है, तुगलकाबाद। और अपनी राजधानी ले गया यहाँ। ये इसका मकबरा है। अब इसकी दीवारें हम देख सकते हैं कि पिरामिड की तरह झुकी हुई हैं। इसने खुद ही अपने मकबरे का निर्माण करवाया था। और यहाँ ऊपर आप देख सकते हो कि हिंदुओं में जैसे मंदिरों में कलश और आमलक का प्रयोग होता है, वैसे एक इस मकबरे में कलश और आमलक, ये दोनों प्रयुक्त हुआ है। उल्टे कटोरी जैसी छत का निर्माण किया गया। तो ये वास्तुकला की एक अलग शैली है जिसे तुगलक शैली कहते हैं। इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे जब सल्तनतकालीन आर्किटेक्चर स्टडी करेंगे। कुछ और जैसे ढलानदार दीवारें, ऊंचाई पर निर्माण, विशालता, लाल पत्थर और संगमरमर का उपयोग। आप इजली देख सकते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया। गुड। अब ये कुछ क्वेश्चन देखते हैं रेलिवेंट। गयासुद्दीन तुगलक ने सल्तनत में डाक व्यवस्था को मजबूत किया। कुशल प्रशासन के लिए बरनी गयासुद्दीन की तारीफ करता है। गयासुद्दीन तुगलक ने सल्तनत के यातायात को भी सुधारा। इब्न बतूता ने सल्तनत के डाक और यातायात की आलोचना की है।